नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे आज सदन में संग्राम पर। भारत में लोकतंत्र को खतरे के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बीच में स्थगित कर दी गई। खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वो विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा, हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आए और देश की जनता और सदन से माफी मांगे। विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि जो नेता राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में नेता सदन ने यहां टीका टिप्पणी की और उन्हें सदन में बुलाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोयल की टिप्पणियों की निंदा करते हुए खड़गे ने कहा कि यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि अगर हमने कहा कि लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतांत्रिक वसूलों के तहत नहीं चल रहा है। हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहां के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सांसदों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ये लोकसभा का अपमान है। इस बयान पर सदन के स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बीच में स्थगित भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो लोकतंत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया, यह आरोप है सत्ता पक्ष का। और वहीं पलटवार के रूप में यह कहा गया कि जिस तरह से दूसरे सदन के नेता को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी लोकतंत्र का अपमान है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष अपमान कर कौन रहा है, इसको समझ लेते हैं। और यह हंगामा क्यों है बरपा। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अश्वनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
अश्विनी शाही जी, लोकतंत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया है, लेकिन हंगामा यहां पर हो रहा है। सदन की कार्रवाई से पहले ही सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। बातचीत या कार्रवाई शुरू हो जाती, सारी बातें खुद ब खुद आ जाती सामने, लेकिन सत्ता पक्ष हंगामा कर दे, इस तरह की स्थिति कम देखने को मिलती है। रविंद्र जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने, लेकिन समय की जो मांग है आज भारतीय लोकतंत्र में और उस सदन में, कांग्रेस हमारी प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस का एक सांसद विदेश में जाकर हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना लोकतंत्र की एक हम को कहते हैं और बेहतर लोकतंत्र मानते हैं, जाकर वो इंग्लैंड और यूरोप से ये अपेक्षा करता है कि वो लोग मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में, आप लोगों ने क्या किया। दूसरा, हमारे कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, इस बात का पॉइंटेड जवाब देंगे ये। उन्होंने एक कहा था कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। क्या कांग्रेस इसको मानती है? अगर दूसरा कोई बोलता तो लोग कांग्रेस से जब आता है सवाल कि भाई उनका वो व्यक्तिगत बयान था, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत बयान नहीं कहा जाता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम उस बयान के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े रहेंगे। तो हमारी बात है कि हम लोकतंत्र के उस मंदिर में राहुल गांधी जी से क्षमा मांगने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने शर्मसार किया है हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र। तो क्या लोकतंत्र का अपमान अश्विनी जी तब नहीं होता है जब हम कीमती वक्त को यूं ही जाया करते हैं, बड़े मुद्दे उससे पीछे हट जाते हैं? और विपक्ष ये बात कह रहा है कि जब भी अडानी और उसकी रिपोर्ट की बात आती है या बड़े मुद्दे हम उठाने की कोशिश करते हैं, तभी विपक्ष का ये रूप, तभी सत्ता पक्ष का ये रूप देखने को मिलने लगता है। सदन का 3 सत्र ले लेते हैं रविंद्र जी। किसानों का एक बिल आया कानून बनाने के लिए। जब हम चर्चा की बात कर रहे थे कि भाई चलिए वहां पर जो है, ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं इसको चर्चा नहीं, इसको लागू करिए। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया, इन लोगों ने कहा नहीं अब चर्चा करिए। इन्होंने कहा कुछ कहा, और उसमें भी एक टूल किट था विदेशी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा आया पेगासस के नाम पर। सबको पता है क्या वहां स्थिति हुई, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किस तरीके से कागज लेकर मंच पर चढ़े फेंका, टीएमसी के लोगों ने किस तरीके से वहां पर माहौल बनाया, कई सांसद बाहर वो किए गए, निलंबित किए गए, इन लोगों ने जो किया। तीसरा ये देख लीजिए, अडानी अंबानी की तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस ये कहती है कि कई करोड़ लोगों का पैसा डूब गया। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि भाई 10 आदमी का नाम बता दीजिए जिसको मैच्योरिटी का पैसा ना मिला हो और आपके पास आए तो नाम बताइए सबूत के साथ, हम चैलेंज करते हैं। मतलब आप मान रहे हैं डूबा नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगंडा है। और सुनिए, यहाँ पर बवाल हो रहा है, यहाँ पर अडानी को लोगों ने डुबाना शुरू किया, किस पर? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। और बैंक डूब जाता है अमेरिका का, जिसको कुछ दिन पहले पुरस्कार मिलता है, फोर्ब्स में जगह मिलती है उसको, वो डूब जाता है। हिंदुस्तान का तो LIC अपने जगह पे खड़ा है, SBI अपने जगह खड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने जगह खड़ा है। और अपने जो विदेशी लोग हैं जिनकी पार्टी की स्थापना के समय से अंग्रेज था और आज भी अंग्रेजों के जाकर चरणों में गिरकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ हमारे देश का, वो पार्टी जरूर हिल रही है और उसके नेता जरूर हिल रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि अगर विदेशों में जाके आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो लोकतंत्र का अपमान ही कर रहे हैं, और अगर आप बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अडानी संबंधी जो भी चीजें हैं उस पर आप सबूत पेश कर दीजिए कि कितने लोगों का पैसा डूबा है। और वो कह रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, आज सदन शुरू जब हुआ तभी देखिए सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से सदन को नहीं चलने देने का काम कर रहे हैं। आज ये जो हम मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों पे विपक्ष जो है प्रश्न करना चाहती है। और ये सदन शुरू होते ही माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो का जो है नारा लगाना शुरू करते हैं और सदन की कार्रवाई जो स्थगित कर दी जाती है।
आज जब हम सीमा सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में चीन की जो है सेना पीएलए वो हमारे सीमा के अंदर कैसे घुस आती है, हमारा जो नियंत्रण पॉइंट था उस पॉइंट पे आज भी हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो ये क्या शगुफा देते हैं कि सेना का अपमान, सेना का अपमान, सेना का अपमान कर रहे हैं। फिर हम जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, जब कहीं भी चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो देश का अपमान, देश का अपमान, देश का अपमान, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे माफी तो मोदी जी को मांगना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला देश की जनता के साथ, कहा कि चीन की सेना हमारे सीमा के अंदर नहीं घुसी है। तो वो 20 जवान जो हमारे शहीद हुए वो कहाँ पे शहीद हो गए, जब जरा बता दीजिएगा। यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन सवाल तो ये ना रत्नाकर जी, नरेंद्र मोदी जी को तब मांगनी चाहिए जब 600 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो जाते हैं अपनी मांगों को मांग करते हुए, उस समय माफी मांगनी चाहिए। माफी तो प्रधानमंत्री जी को तब मांगनी चाहिए जब नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होकर के अपनी जान दे देते हैं और इनकी गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। माफी तो कोरोना में लाखों लोग जो इनकी जो नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास इतने बड़े मुद्दे हैं ना रत्नाकर जी, सवाल तो ये जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और इनको लेकर आप सत्ता पक्ष को घेर सकते हो, तो विदेशों में जाकर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या पड़ जाती है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, आरएसएस को लेकर बात की जा रही है, पेगासस को लेकर बात की जा रही है। जी रविंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो सब लोग देख रहे हैं। 2014 से लेके और अभी तक 4 गुना केंद्रीय एजेंसियों का जो है केसेस बढ़ गए हैं और 95% केस जो है ईडी के केसेस जो है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर किया जा रहा है। तो हमारा सवाल, नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पूरा कर लूं, उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो सत्ता पक्ष की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज क्यों नहीं कार्रवाई येदियुरप्पा के ऊपर करते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हेमंत बिस्वा के ऊपर करते हैं, ये क्यों नहीं कार्रवाई जो नारायण राणे के ऊपर करते हैं? ठीक है, ये क्यों नहीं? आपकी सारी बात मान ली हमने, आपकी सारी बात मान ली, लेकिन क्या वहां उस यूनिवर्सिटी में जाकर वो बोल रहे हैं तो वो लोग यहाँ के मैटर्स को शॉर्ट आउट कर जाएंगे क्या? उनके बीच बोलकर क्या जताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई चीजें तो आपकी यहीं शॉर्ट आउट होंगी। एक आप भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं। देखिए, जब देश में हम बात करते हैं, इनकी नाकामियों के ऊपर बात करते हैं, गलत नीतियों के ऊपर बात करते हैं, तो ये गंभीरता से लेते नहीं है। हम जब सदन में अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे माइक जो है म्यूट कर देते हैं। अब ये साथी प्रवक्ता बोलेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अभी उदाहरण देंगे कि जो पिछला सदन में पिछला जो बजट सत्र नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं ना रत्नाकर जी। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या वो वहां बोलने से मैटर शॉर्ट आउट हो जाएंगे? पूरी बात सुन लीजिए, मैं उस पर ही आ जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का उदाहरण देते हुए उस पर आऊंगा। उदाहरण ये है कि जब सदन में हम बेरोजगारी पे बात करते हैं, जब महंगाई के ऊपर बात करते हैं तो साफ न कर जाते हैं कि कहीं महंगाई तो है ही नहीं भाई। इनके सांसद जो है सदन में खड़े होकर बोलते हैं और वित्त मंत्री कहती हैं लहसुन प्याज खाती ही नहीं तो महंगाई क्या है वो जानती ही नहीं। चलिए वो दीगर बात है। और आज जब हम सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतरते हैं तो धारा 144 लगाकर और जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है, सड़क पे कोई आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। आज जो विपक्ष के नेता है जब बोलने की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर ईडी का नोटिस भेज दिया जाता है। ये रत्नाकर जी देखिए, इस बात से पूरी भारत जोड़ो यात्रा आपने कर ली, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर ली आपने, कहाँ पर रुके? अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं आपके अश्विनी जी प्रश्न के उत्तर। हाँ, फिर मैं जाऊंगा संगीता जी के पास। जी अश्विनी जी। देखिए अभी इन्होंने अंतिम बात शुरू की, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। आज का आंदोलन गिना तो इतना दिया, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत कुछ, लेकिन आज के आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? अडानी का विरोध। कोई महंगाई बेरोजगारी कभी नहीं थी, लेकिन एक चीज अच्छा लगा, मैं सराहना करता हूँ एक विपक्ष के नाते, कम से कम आज इतने पता नहीं कितने सालों के बाद कांग्रेस उतरी तो सड़क पर। ये लोकतंत्र की ये बहाली अच्छी लगी कि चलिए कम से कम आपके नेता जो बाहर जाकर मांग करते हैं, आप लोगों ने उसको झुठला दिया कि हम यहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं, बाहर से हमको सहायता लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल की बात करते हैं आप, नोटबंदी पर देखिए सुप्रीम फैसला आ गया कि वो गलत नहीं था। कोरोना में हमने नहीं, कुछ चीजें सदन में ऐसी देखने को मिले ना जो अचंभित करने वाली थी कि विपक्ष को हंगामा करना चाहिए था, सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा। खैर संगीता जी आपके पास आना चाहेंगे।
सदन में इस तरह की स्थिति कई बार देखने को मिली जब हंगामा बरप गया हो, हाथापाई तक हो जाती है। क्या तब लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है? देखिए रविंद्र भाई, लोकतंत्र का अपमान तो जब होता है जब जनता से जुड़े मुद्दों को विपक्ष उठाता है और उसे सत्ता पक्ष सुनता नहीं है। आपकी आवाज़ ठीक कराते हैं थोड़ा। आपकी आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, मैं उसको ठीक करवाने की कोशिश करता हूं। प्रोफेसर नीरज जैन जी, आपके पास आना चाहेंगे। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम विदेशी जमीन पर गए और सरकार की कुछ नीतियां हमको ठीक नहीं लग रही, सरकार के कुछ काम हमको ठीक नहीं लग रहे हैं और हमने उसकी आलोचना कर दी या हमने अपनी अभिव्यक्ति कर दी कि ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, तो क्या ये देश का अपमान हो गया? और यही सवाल किया गया है कि सरकार की नीतियों का अपमान देश का अपमान कब से होने लगा? देखिए रवि जी, सबकी बातें बहुत स्पष्ट हुई है। मैं यह कहूँगा, देखिए कि जब किसी के पास कोई रास्ता रह नहीं जाता है तो कहाँ जाए। जी, ये हम जान रहे हैं कि हमारे संविधान में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हमने यूनाइटेड किंगडम लंदन से लिया। बात ये बात जो राहुल गांधी ने वहां की है, आखिर इस बात से पहले प्रधानमंत्री स्वयं चीन के अंदर कई बार ऐसी बात बोल के आए हैं, तब क्या देश का अपमान नहीं होता है? अमेरिका में अमेरिकन इंडियंस जो बच्चे हैं उनके बीच में जा करके कई ऐसी चीजें, भारत के चुनाव को लेकर के कई चीजें बोली गई, क्या देश का अपमान नहीं? एक और बात करिए, जब आपसे सारे मुद्दों पर, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बुजुर्गों की रियायतों का मुद्दा, किसी मुद्दे पर, चाहे अडानी मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर क्या देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है? आज तक उस पर अपमान नहीं हो रहा। जवाबदेही किसकी बनती है? उस जवाबदेही से आप क्यों नकारते हैं, क्यों उसको मुकरते हैं? नहीं, लेकिन इसके उलट हमारा सवाल ये है, ठीक है इन चीजों पर अगर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विदेशों में जाकर एक यूनिवर्सिटी में आप इस तरह की बातें करते हैं तो उससे क्या चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी चीजें हल हो जाएंगी? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी वहाँ एज ए पॉलिटिशियन नहीं गए थे, वो एज ए अलुमनाई वहाँ गए हैं। वो वहाँ का विजिटिंग मेंबर है। ठीक है, और विजिटिंग मेंबर जाकर के अगर कहीं तक कोई चीज बताता है, कोई सच बोलता है, तो क्या इसमें गुनाह है? सच नहीं बोलना चाहिए। एक पार्टी है पूरा तो पेगासस से जुड़ा जो उन्होंने, पेगासस से जुड़ी उन्होंने जो बात कही थी, क्या इस वक्त देश का अपमान नहीं हो रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है मेजॉरिटी में बैठा है, इसके बावजूद किसी को सुन नहीं रहा, हंगामा कर रहा है लोकसभा में? नहीं, पेगासस को लेकर तो यहाँ सारी चीजें कोर्ट में भी जा चुकी हैं, सारी बातें सामने आ चुकी हैं, उसके बाद भी आप वहां जाकर बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत चीज है। जो जहाँ चाह रहा अपना बोल रहा है, लेकिन यह कि क्योंकि ये अपोजिशन में इसको मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। आपके देश के पास इतनी समस्या, आप उस पर भी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कोई बोल रहा है? जब आप नहीं किसकी बनती है, कैसे बोलेंगे? अब आप देखिए, ये एक बहुत अच्छी प्लान वे में ये सारा काम करते भारतीय जनता पार्टी वाले, बहुत अच्छा लगता है कि आपने देखा 3 राज्यों के चुनाव में इनकी क्या स्थिति रही है। ठीक है, ठीक है, एक सवाल हम जरूर पूछेंगे। नीरज जी आप एक चीज देख लीजिए। हेलो, हाँ, एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। संगीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका पक्ष थोड़ा अभी नहीं पूरा हो पाया, उनको भी सुन लेते हैं। संगीता जी, ये जो सदन में स्थिति देखने को मिलती, दिल्ली में भी देखने को मिली, ऐसा नहीं है? ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है? जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं वो हाथापाई पर उतर आते हैं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तब क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं होता? तब जनता का अपमान नहीं होता? तब हमें शर्म नहीं आती क्या? जब ये बेरोजगार युवा सड़कों पर घूमता है, सत्ता पक्ष में बैठकर सदन की कार्यवाही को ना चलने देना, ये भी एक शर्मनाक बात है। लाखों रुपया खर्च होता है जब सदन की कार्यवाही चलती है। विपक्ष जब हंगामा खड़ा करता है तो सत्ता पक्ष बहुत आसानी से कह देता है कि लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। आज लेकिन सत्ता पक्ष ने क्या किया?
और जब विपक्ष सवाल पूछता है तो माननीय मोदी जी के मुंह में दही जमी रहती है। पिछले सत्र में जब अडानी जी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, सवा घंटे के भाषण में भी। तो तब क्या देश का अपमान नहीं है? जो जनता जानना चाहती है तब देश का अपमान नहीं है? तो देखिए, ये मुद्दों से भटकाने की एक राजनीति है रविंद्र भाई। नहीं तो एमसीडी में जो कुछ हो रहा था, एमसीडी में जिस तरह का हंगामा हो रहा था, उस वक्त अपमान नहीं हुआ था लोकतंत्र का? देखिए, तो एमसीडी में किसने किया? एमसीडी कौन कम था? सदन में कौन कम था किसी से? किया? क्या भाजपा ने वहाँ हंगामा नहीं खड़ा किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन, मैं तो सबकी बात कह रहा हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ संगीता जी, मैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ। कम कौन था? रविंद्र भाई, किसने हाथापाई नहीं की, किसने धक्का मुक्की नहीं की, किसने कपड़े नहीं फाड़े? वो शर्मसार करती हैं। हाँ, तो किसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और किसको शर्मसार करती हैं? तो वो बिल्कुल शर्मसार करती हैं। वो किसको शर्मसार करती हैं? आम आदमी पार्टी को शर्मसार करती हैं क्या? देखिए, जो भी वहाँ लोग बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि उस सदन के मंदिर की गरिमा को बनाया जाए, फिर वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, इसके कारणों पर भी जाना होगा रविंद्र भाई। आज भी सत्ता पक्ष चिल्ला रहा है कि माफी मांगिए। एक तरफ ये कहते हैं हमें राहुल गांधी जी से कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, पप्पू और जाने क्या क्या ये कांग्रेस बीजेपी के लोग उनको बोलते हैं। आज उन्हीं को मुद्दा बना रखा है क्योंकि बाकी मुद्दों से ध्यान हटाना है, अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना है कि अडानी को कोई कुछ ना पूछे, दोस्ती बखूबी निभाई जाए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दोस्ती बहुत मेहनत से निभाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा शायद इसी से बनी रहेगी। इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ दिक्कत ये है ना संगीता जी कि जिस दल के नेता की बात की जाए उसी दल के नेता का अपमान हो रहा है। हर दल के नेता को आज ये लग रहा है कि उसके दल के नेता का अपमान हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री हमें बना दिया जाए क्योंकि हमारा अपमान हो रहा है। इस मंशा के साथ भी सब लोग काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी डफली है, सबका अपना अपना है। सबके हैं या सिर्फ भाजपा के हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं या पूरे देश के? दूसरा सवाल, परिस्थितियां इस तरह की आई क्यों? ये दो सवाल संगीता जी की तरफ से। देखिए रविंद्र जी, दो जवाब मैं अपने बड़े भाई नीरज जैन जी का पहले जवाब देता हूं। इन्होंने इस तरीके की बात, ये अचानक जो है, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उसके बाद भी राहुल गांधी जी के लिए इन्होंने कहा कि किसी के पास कोई रास्ता न हो तो जाए कहाँ। यानी कि हिंदुस्तान के जनता पर से उनका भरोसा उठ गया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा की है, बड़ा सफलता के झंडे गाड़े इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद अचानक जनता से मोह भंग क्यों हो गया? लाखों की भीड़ जुट रही थी, सब कुछ हो रहा था, और उसके बाद जाकर वहां पर एक फरियाद करने लगे कि आप लोगों ने, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, आप लोगों ने क्या किया? हिंदुस्तान में इनका कैटेगराइज वो रहता है, राजस्थान में लोकतंत्र जिंदा है, उत्तर प्रदेश में मर गया है, दिल्ली में मर गया है, छत्तीसगढ़ में जिंदा है, इस टाइप से करते रहते हैं लोग। संगीता जी का जवाब मैं देना चाहता हूँ। संगीता जी देखिए, जो आपने कहा अभी, संजय सिंह जी को ये समझा दिया होता आपने कि जब पेगासस पर चर्चा हो रही थी तो किस तरीके से जाकर उन्होंने कागज फाड़कर और बेल के सामने किस तरीके से उन्होंने जो उस समय नजारा पेश किया था, क्या वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला नहीं था? अगर आज सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी जी के इस कृत्य पर ये कह दिया होगा माफी मांगिए, देश के बाहर जाकर आप गिड़गिड़ा रहे हैं, जो आज समाचार हर जगह से आ रहे हैं कि ब्रिटेन, वो क्या कहते हैं, अमेरिका और रूस चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे तो एक युद्ध खत्म हो। ठीक है, एक सवाल का एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जी जी, बहुत सिंपल सा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन सा ऐसा नेता है जो इन 70 सालों में विदेश गया हो और उसे विदेश में जाकर ये शर्म आई हो कि भारत में आ गया? देखिए, उस भाषण को पूरा सुनने की जरूरत है। यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि राहुल गांधी के भाषण को पूरा सुनने की जरूरत है। नहीं, पूरा सुना गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से, राहुल जी ने तो दो बातें कही, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। पहले अपनी वाली कह दीजिए, पहले अपनी वाली। हम लोग चर्चा ही कर लेंगे, हम लोग उस पर भी पूरा भाषण आधे घंटे चला दीजिए आप। उन्होंने कहा कि अगर ये जवाब नहीं दिया रत्नाकर भाई ने कि क्या हिंदुस्तान राज्यों का एक संघ है, मैं भी पूछ लूंगा, कब
कब शर्म आती है? ये पॉइंटेड भारत को लेकर जवाब नहीं दिया। कोई भी नेता गया हो, कोई भी नेता भारत को लेकर गया हो, उसे भारत में आने में शर्म आती हो, ऐसा कभी हुआ क्या? इन 70 सालों में ऐसी कभी स्थिति बनी? भारत क्या अच्छा एक और सुन लीजिए, दूसरी बात यह कि क्या भारत हमेशा सपेरों का ही देश कहा जाता था? देखिए, अब मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाकर जो है हिंदू मोदी को गिराने की बात करेंगे कि मोदी रहेगा। वो बीजेपी के नहीं है ना, राजस्थान के एक वो बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के तो नहीं है ना। आप कांग्रेस पे तो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या ऐसा कहा? रविंद्र जी पूरा हो जाने दीजिए, थोड़ा सा मतलब वो मजा नहीं आता। जैसे मैं शुरू करता हूँ आपका सवाल आ जाता है। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं उसको उस पर भी आ जाऊंगा। आज ही एक राजस्थान के नेता ने किस तरीके से कहा, मोदी को खत्म करो। क्या मतलब था भाई? मोदी को खत्म करो, पूरी बात। आज उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी, वो दिया जयराम मणिशंकर अय्यर जी गए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मोदी को हटाना ही पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान की मदद मांग रहे थे। एक राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष जिनके खानदान के छतरी के नीचे कांग्रेस पूरी खड़ी है, वो जाकर लोकतंत्र बचाने के लिए इंग्लैंड में कह रहे हैं एओ ह्यूम की आत्मा होगी तो शायद वो आकर लोकतंत्र बचाएगी। मोबिड को हिंदुस्तान में मोबिड कहने वाले एक मैंने इंटरव्यू एक सुना था कीर्ति आजाद के पहले, हाँ एक इंटरव्यू सुना था। पहले रविंद्र जी एक अंतिम बात मैं करता हूँ, 71 के पहले इंदिरा जी के कम से कम 10 भाषण आपको मिल जाएंगे, कई लोगों की किताब में है। हिंदुस्तान को उन्होंने जाकर गरीब देश, भिखारियों का देश, क्या क्या नहीं कहा था। ये 70 सालों में जो हुआ वो आपने पूछा, मैंने बताया उसको। इस 70 सालों में इंदिरा जी ने आयरन लेडी और पता नहीं क्या क्या कही जाती थी। तो गांधी परिवार ने तो हिंदुस्तान को एकदम से क्या कहते हैं नंगा करने का इस जवाब को हम कैसे लें? आपके इस जवाब को अश्विनी जी, इस जवाब को हम कैसे समझें कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए हमने ऐसा कह दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लें? नहीं तो लोकतंत्र की, हमने तो लोकतंत्र बचाने की कहीं बात नहीं की। हमारा लोकतंत्र जिंदा था, है और रहेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए यूरोप और हम लंदन की मदद मांगे, ये शर्मनाक बात है। इसके लिए तो वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना भाई देश का अपमान करना कब से हो गया? यही तो पूछ रहे हैं वो भी। ये नीतियों की आलोचना नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। आप भाषण चलवा दीजिए, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए। पूरी स्पीच में गड़बड़ है, पूरी स्पीच में लोकतंत्र का अपमान किया है राहुल गांधी ने। जी रविंद्र जी, देखिए अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था। अगर पूरी स्पीच अगर अश्विनी भाई सुनेंगे तो शायद उनको थोड़ा सा जो ट्रांसलेटेड उनका जो स्पीच जो है इनको इनके मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के बारे में कहा है। उन्होंने कहीं पे भी देश के बारे में कोई देश का अपमान नहीं किया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में लोकतंत्र का किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है 6 महीना से आंदोलनरत है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, किस तरह से जो है ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सारी चीजों का उन्होंने डिस्कशन किया है। और ये प्रश्न जब कोई मीडिया का आदमी पूछता है उसके एवज में उन्होंने जवाब दिया है और कहीं कोई अपमान नहीं किया, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बात किया है और देश को सुपर पावर कैसे बनाया जा सकता है इस परिदृश्य में जहां पे अमेरिका और चीन जैसे देश एक दूसरे से आर्थिक वार कह लीजिए या एक दूसरे से कटुता बढ़ती जा रही है, वहां पे भारत की भूमिका क्या रह सकती है और कितना भारत देश किस प्रकार आर्थिक मजबूती और विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह काम करता है आरएसएस, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, आरएसएस से लोकतंत्र को खतरा है, ये भी कही थी ना बातें। बिल्कुल, उन्होंने जो आरएसएस के बारे में कहा है वो निश्चित रूप से सही कहा है उन्होंने, क्योंकि संघ इस देश में एक भगवा एक समुदाय का जो है वो हिंदू कट्टरवाद, हिंदू का जो है
वो परिभाषित करने में लगा हुआ है और हिंदू राष्ट्र की घोषणा में उसका अनवरत चलने वाला एक जो है सिलसिला है, वो हमारे देश की जो एक सौहार्द है, प्रेम है, एक दूसरे का जो है परस्पर, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, जो एक सौहार्द का माहौल है, उसको बिगाड़ने का काम आरएसएस ने किया है और करता आ रहा है। उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी कट्टरवाद की नींव को जो है नींव रखती है और लोगों में कटुता फैलाती है और वोट लेने का काम करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। तो निश्चित रूप से और राहुल गांधी पर अगर इस तरह के आरोप लग जाते हैं और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा प्रयोग में लाई जाती है कांग्रेस की तरफ से, वो सही है? तब लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है, तब एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, तब भी अभिव्यक्ति की आजादी है। ने कभी भी देखिए, राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। दूसरी चीज एक मिनट दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में राहुल गांधी जी के सरनेम के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। किसी के ऊपर अगर प्रमुख विपक्षी दल का नेता है, अगर वो उसके सरनेम के ऊपर व्यक्तिगत आप टिप्पणी सदन में कर रहे हैं, आप अडानी के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, आप घोटालों के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए भाई साहब। अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो नाक रगड़ कर माफी मांग चुका है, तो माफी तो चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगे थे ना, हम लोगों तो नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी। क्यों भूल जाते हैं भाई, क्यों भूल जाते हैं? इसको याद रखना। नहीं, आप जरा अडानी विश्व में दूसरे नंबर का पहुंच जाता है। सुनिए वही तो चौकीदार जो है वो कहाँ पे सरकारी संस्थाएं जो है उसको सुपुर्द कर देता है अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी को, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, चाहे जो भी सरकारी संस्थाएं हैं। क्यों राहुल गांधी क्यों करेंगे? क्यों आखिर में देश की संपत्ति जो इनकम टैक्स से रेवेन्यू मिलता है देश को, आप माफी नहीं मांगेंगे और ये अडानी को नहीं तो जिसकी जैसी डायलॉग डिलीवरी है ये तो चलने देना चाहिए, ऐसा होते रहना चाहिए। 11.5 लाख जिसके पास जितनी शब्दावली है सारी यूज कर ली जाए। माफ करते हैं तो वो किसका पैसा है? वो देश के लोगों का पैसा आप माफ करते हैं अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों का। आप क्यों करेंगे? ये देश की संपत्ति है, देश के जनता का पैसा है, बैंक में देश के जनता का पैसा है, जनता के हित में काम आना चाहिए। सारे लोग जनता देखिए हित में थोड़ी काम आना चाहिए। रत्नाकर जी, जनता के हित की जहां तक बात है तो जनता सहमत होती, वो तो ये कह रहे हैं कि जनता का हमें प्यार मिल रहा है और इसीलिए लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। और अभी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का भी आपने देख ही लिया, उन्होंने फिर गठबंधन की सरकार बना ली, भले ही बनाई हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी बना ली ना उन्होंने। प्रधानमंत्री जी न जाने कितने दौरे किए, चुनावी मोड बन गई ना, ओवरऑल तो बन गई ना। नहीं कितनी गुजरात में तो आपकी हालत खराब हो गई। और सुन लीजिए रविंद्र जी, एनपीपी जैसी पार्टी जिसको ये चुनाव से पहले इतना कोसते आ रहे थे, भला बुरा कहते आ रहे थे, चोरों की पार्टी, घोटालों की पार्टी, उनके साथ ये सरकार बना रहे, तो क्या अचंभा है इसमें? त्रिपुरा में कितनी सीटें बढ़ गई जरा बता दीजिए। अरे ये जनता समझ चुकी है, लेकिन राजनीतिक इस प्रकार जो है इस तरह भेद करते हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो आपके ऊपर ईडी की जांच होगी। ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट रत्नाकर जी, ठीक है की जांच होगी, मलाई खाने को मिलेगा नहीं। सबने मलाई खाई ना, सत्ता में जो भी रहा उसने मलाई खाई है और सत्ता में जो भी आया इस तरह की स्थिति कई बार बनी, कोई पहली बार तो बनी नहीं है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, हम समझना ये चाहेंगे जिस तरह से बात, अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइन बस। जी बोलिए। 2013 तक स्टालिन जी की पार्टी के साथ इनका जो है वो था गठबंधन था। 13 में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और 13 में ही सीबीआई की रेड पड़ गई और आज फिर वो सरकार उन्हीं के साथ चला रहे हैं। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रभु रत्नाकर जी? हाँ, तो इसमें तो सब एक जैसे नजर आ रहे हैं मुझे, ऐसा तो कोई भी दल नहीं है मुझे लग रहा है, सबके सब एक जैसे हैं। खैर प्रोफेसर नीरज जैन जी, हम समझना ये चाहते हैं कि क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो गया जो राहुल गांधी से बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है कि माफी मांगो, और क्या ये इतना बड़ा अब इतनी बड़ी बात हो गई कि ये कहा जा रहा है कि देशद्रोह का जो है इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए रवींद्र जी, ऐसा है, इस पे बहुत थोरोली सबको विचार करना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि सम्मानित लोगों को एक बार फिर से राहुल गांधी की रिकॉर्डिंग पूरी सुन ले। एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये वो इंग्लिश वाली ये प्रश्न है, तो वो रहेगा जब ये पूरी
तरह से उसको सुन लेंगे, ये बताएंगे तब अपमान है या नहीं है। नहीं, हमारा तो सवाल आपसे ये है कि क्या दोनों पक्ष ऐसा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, या कि दोनों में से कोई नहीं कर रहा है? सर मैं ये जान रहा हूँ कि इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, जो चीजें गलत हो रही हैं गलत को गलत के तरीके से ही सही साबित किया जा रहा है। और इस वक्त देश का अपमान नहीं, ये जनप्रतिनिधि देश का अपमान कर रहे हैं, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे कोई हो। तो जीत के कैसे आ रहे हैं फिर? नहीं, अब ये तो अब अगर जनता की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपमान कर रहा है। रविंद्र जी एक चीज आप इस पर गौर कीजिए कि अभी जो आपके 5 राज्यों के उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी 3-4 राज्यों में जीती है, जिसका कहीं जिक्र नहीं है। और इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ अपना असर दिखा रही है। आप उसको डाउन करने के लिए देखिए, शाहिद ये भी कह रहे हैं हमारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, और जब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है तो उसको हम खत्म करने के लिए हम इस प्रकार के रूपक रच रहे हैं। और कुछ नहीं तो उनके कहने से क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी ना? सवाल ये है जिसके जब जो सत्ता में रहा उसने इसी तरह से कार्य किया है। कैसे लोकतंत्र मजबूत हो? कोई आज की तो कहानी है नहीं, लंबे अरसे से देख रहे हैं। और इस तरह की स्थिति कई बार देखने को मिली जब शर्मसार होने की स्थिति आ गई। लेकिन कथनी उकरनी में अंतर क्यों हो जाता है? जनता के बीच झुककर जाते हैं और उसके बाद 56 इंच 52 इंच इस तरह की बात होती है, बाहें चढ़ा ली जाती हैं, सब भूल जाते हैं आप लोग कि चलो अब तो मिल गई सरकारी जॉब की तरह, अब तो कट जाएगी अच्छी, जितना चाहे हंगामा कर लो और हमें बसे रहना, दूसरे को दबा लो। देखिए रविंद्र भाई, लोकतंत्र में जब जनता की अदालत का तमाचा जो है मुंह पर पड़ता है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो उससे अछूती नहीं रह पाती। हमने कांग्रेस का लंबा समय देखा, इमरजेंसी भी देखी, बहुत कुछ देखा। सबसे ज्यादा सत्ता किसी ने संभाली तो कांग्रेस ने आज तक संभाली देखी, लेकिन उन्हें भी जनता ने दरकिनार किया। अच्छा, एक सवाल छोटा सा, एक बीच में सवाल जोड़ दे रहे हैं, एक बीच में छोटा सा सवाल जोड़ दे रहे हैं। अच्छा शासन किसका लगता है, बीजेपी का या कांग्रेस का आपको? देखिए मैं तो आम आदमी पार्टी, लोकतंत्र का सम्मान किसने किया? अच्छा लगेगा। और देखिए अच्छे शासन की लोकतंत्र का सम्मान किसने किया, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? पार्टी हो, देखिए जनता के लिए कोई भी पार्टी हो, लोकतंत्र में जनता ने चुन करके भेजा है तो अच्छा काम करने के लिए भेजा है। जो अच्छे फैसले होंगे, कोई भी सरकार करेगी उसकी सराहना की जाएगी, फिर वो चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, जनता के हित का जो कार्य होगा उसकी सराहना सभी को करनी चाहिए। ठीक है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी का हो, क्योंकि हम जनता के लिए चुनकर। ठीक है, तो कल को अगर मान लीजिए आप तो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, उनकी आलोचना भी करनी। सुनिए संगीता जी, अब तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब पहचाने जाने लगे हैं आप, कल को आपको गठबंधन करना पड़ गया तो किसके साथ करेंगे? देखिए जो अभी भविष्य के गर्त में है उसका जवाब मैं अभी कैसे दे सकती? लोकतंत्र की बात करें ना, मतलब कौन लोकतंत्र अच्छा चला रहा है जिसके साथ आप जाइए? ये भी हो सकता है कि लोकतंत्र हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ बिठा दे, हमें गठबंधन ही ना करना पड़े रविंद्र भाई। तो पॉसिबल तो कुछ भी है, परिस्थितियां तो कुछ भी हो सकती है, तो ये भी मुमकिन है। और देखिए रही बात केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की, रही बात अडानी की, तो देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जांच होनी चाहिए, 6 सदस्यीय कमेटी बना दी, तो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें भी क्या देना चाहिए कि अब जेपीसी गठित हो जाएगी। जो मांग विपक्ष कर रहा है तो विपक्ष खुश हो जाए कि माननीय जो हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री भी हैं उन्होंने देश हित में एक फैसला लिया। ये जो नाराजगी है आपकी कि मतलब आपके नेताओं पर आरोप लग गए या फिर सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए रविंद्र भाई, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखूंगी। 2014 से 2022 जब से बीजेपी की सरकार है तब से राजनीतिक हस्तियों पर जो केस हुए वो 124 केस हुए, उसमें से 118 केस विपक्षी नेताओं पर हुए। तो भारतीय जनता पार्टी में सारे नगीने छुपे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में सारे नगीने छुपे हैं क्या? एक लंबी लिस्ट इसका जवाब ले लेते हैं, अश्विनी जी से जवाब जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी। केवल बीजेपी के नेता तो, और अश्विनी जी ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये कई लोग। रविंद्र भाई 30 सेकंड का समय लूंगी मैं, यूपीए का आंकड़ा भी आपको बताऊं। 2004 से तो 2014 तक केस हुए वो 72 केस हुए थे, और उसमें से बीजेपी नेताओं पर 12 केस और कांग्रेस पर 29 केस थे। तो आप खुद देखिए कि क्या चल रहा है। तो बीजेपी का ये आसानी से कह देना कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, ये आंकड़ा स्वयं में बयान करता है। देखिए रविंद्र जी, इसका जवाब मैं दे देता हूँ 2 लाइन का। संगीता बहन ने एकदम स्पष्ट बता दिया था कि यूपीए सरकार में 29 केस कांग्रेस के नेताओं पर थे और 12 भाजपा के नेताओं पर थे, और उसमें 7 ही शायद दागदार घोषित भी हुए। अब ये देखने वाली बात है कि उस समय भी सारे मौसेरे भाई वही थे और आज भी वही हैं। कष्ट क्यों है?
लेकिन नहीं संगीता जी सुन लीजिए। अच्छा, मौसेरे भाइयों से रिश्तेदारी जब बीजेपी की हो जाती है तो वो साफ हो जाते हैं। नहीं, एकदम मैंने अभी यही बात, हम लोग रत्नाकर जी के साथ किसी और में थे डिबेट में, मैंने स्पष्ट कहा था हाँ। भाई अगर हमने धुल दिया मुकुल राय को तो क्यों लिया दीदी ने वापस, हमने धुल दिया, अगर वो इतने बेदाग नहीं थे तो क्यों लिया। और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री वो मंत्री हुआ करते थे जिसके नाम पर ये लोग लगाते हैं आसाम में, विश्व शर्मा जी। और ये बता दे कोई भी कि किसी को क्लीन चिट मिल गई है क्या, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो। हमारी सरकार है कर्नाटक में, हमने अपने विधायक के लड़के को पकड़वाया, अगर हम चाहते तो केंद्र में भी हमारी सरकार वहां भी नहीं पकड़वाते। जी रत्नाकर जी, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां छूट देकर अपना काम कर रही है, चोरों को पकड़ना उनका काम है। रत्नाकर जी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के 40%। अश्विनी जी एक मिनट, ठीक, एक मिनट जी, संगीता जी जल्दी। देखिए अभी मेघालय का चुनाव हुआ, आपने चुनावों में देखा होगा जब रैलियां चल रही थी तो हमारे गृह मंत्री जी भाषणों में कह रहे थे कि सबसे भ्रष्ट नेता संगमा जी, और आज जब सरकार बनाने की बारी आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे। अरे संगीता जी, 2000 पेज लेकर कांग्रेस का आप लोग घूम रहे थे, सरकार में आ जाओ, तुरंत सरकार 72 घंटे नहीं बीता, सरकार आपने बना लिया उनके साथ। बनाओ तो बीजेपी को अपने आप में मिला लो तो आप संगीता जी गंगा जल से संगीता जी 2000 पन्ने, ठीक है, रत्नाकर जी भी कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे जाना है नीरज जैन जी के पास। जी संगीता जी 2000 पन्ने का आरोप लेकर घूम रही थी शीला दीक्षित के खिलाफ, और रत्नाकर जी ठीक है। अश्विनी जी एक मिनट, संगीता जी एक मिनट, संगीता जी फिर मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना। जी रत्नाकर जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती जाएंगी। उसके पीछे का कारण यही है कि ये जो विपक्ष की एकता को जो है तोड़ने का काम करना चाहते हैं। इनको मालूम है कि विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो इस दम्भी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को सत्ता विहीन कर देगी। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी विपक्षी पार्टी के ऊपर जो है ये कार्रवाई करेंगे। मेरा कहना ये है कि आप हेमंत बिस्वा की उदाहरण ले लीजिए। अगर आप कहते थे कि वो चोर हैं, घोटालेबाज हैं, पूरा बुकलेट आपने छाप के लोगों को दिखाया, समझाया, बताया, आज आप कोतवाल बन गए हैं तो वो चोर को पकड़िए ना। हाँ ठीक है, ऐसे आरोप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ आरोप आप पर लगा रही है। खैर, ये मुकुल राय की बात कह रहे थे, मुकुल राय की, सिर्फ एक सेकंड, मुकुल राय की बात कह रहे थे। मुकुल राय जब टीएमसी छोड़ के भाजपा में गए तो सारे जांच ठीक है दूध के धुले हो गए। उसके बाद जब बीजेपी छोड़ के फिर से टीएमसी चले गए, फिर जांच चालू। तो वही ठीक है नीरज जैन जी, ठीक है, हो गई बात, ठीक है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। देखिए नीरज जैन जी, टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्षी दलों को कहा जाना, देशद्रोह का मुकदमा लग जाए, आरोप ये लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है अपनी बात बोलकर विपक्ष को बोलने नहीं देता। लोकतंत्र कैसे बचे, क्योंकि सारे के सारे दल कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। वो कह रहे हैं उनके राज्य में था, ये कह रहे हैं उनके राज्य में था। असलियत जरा समझा दीजिए चलते चलते। ऐसा है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब जब जिसकी सत्ता रही है सबने सत्ता का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग किसी ने नहीं किया है। जनता को कैसे समझ में आया आज? देखिए अब आ रहा है, जनता को सब समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए और जेपीसी की उठी मांग को दबाने के लिए तमाम और मुद्दों से हटने के लिए सब चीजें हो रही है। क्योंकि देखिए अभी हमने आपसे कहा कि ये जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट हैं और 3 राज्यों के चुनाव है, इसके परिणाम और इसके प्रतिशत उसी से छुपे नहीं है। नहीं, लाचारी तो ये ना नीरज जैन जी, लाचारी तो ये है कि आप जैसे भी चाहे वोट दे लो, सरकार बनी जाती है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो कह रहे थे कि अब जानिए भाजपा में 167 सांसद कांग्रेस के चले गए, अच्छे हो गए, ठीक है। अभी वो वहां से कहीं और चले जाएंगे, मुकदमा चल जाएगा, ठीक है। जो नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा दल भी है, करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नीरज जैन जी, कोई ऐसा दल भी है कि लोकसभा के चुनाव जितनी जल्दी हो अब जनता इनको औकात बताएगी कि क्या है? नहीं, किसको बताएगी? एक आखिरी सवाल, किसको बताएगी? सवाल ये है, अगर 70 साल से कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया है या ठीक से काम नहीं किया है या अब अपमान कर रही है, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, जनता को अब समझ में आने लगा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां पर यह भी आरोप लग रहा है कि खुद कट्टर ईमानदार वाली छवि थे लेकिन अब कट्टर बेईमान हो गए हैं।
तो फिर जनता किसको वोट करे? देखिए, अब हम बताइए तो राज्यवार सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संक्षेप में जाएंगे। और ये बात सही है कि जैसे कहीं कोई कांग्रेस, कहीं पे कांग्रेस बैठी है, कहीं पे आप बैठी है, कहीं पे सपा बैठी और कहीं पे भाजपा बैठी, सब अलग अलग राज्यों बैठे हो, अपनी अपनी झपली, अपना अपना राज। हर आदमी अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि 2014 से 2024 तक की जो स्थिति, देश की बराबर स्थिति, चाहे गरीबी हो चाहे कोई हो, उसकी जो की है सत्तारूढ़ ने, वो अवर्णनीय है। और कुछ बोलना, आपके खिलाफ मुकदमा लगना है, देशद्रोह होना है। अब देशद्रोह की नई परिभाषाएं आएंगी कि आप अपनी बात रख नहीं सकते, चाहे कहीं भी किसी भी फोरम पे आप जवाब दे नहीं है। तो ये इस बात से तो मैं समझूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर 10 मिनट राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपको बोलने नहीं दिया जाता? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपमान हो रहा है लोकतंत्र का, ये बात कही जा रही है। वहां ये भी कह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज। तो अगर वास्तव में ऐसे ही चलता रहा तो फिर स्थिति क्या बनेगी? किसको वोट दिया जाए अगर लोकतंत्र में का अपमान हर कोई दल कर रहा है? जनता के सामने विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है, तीसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा बनाने की बात की जा रही है तो सारे अलग थलग पड़े हुए हैं। तो जनता को भ्रमित करने की कोशिश, बड़े मुद्दों पर बात नहीं, सवाल पूछे जाएं तो ईडी या जांच एजेंसी बैठ जाती है। ऐसे में सही लोकतंत्र की परिभाषा कैसे दी जाए और कौन दे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक निष्कर्ष तो साफ है कि एक हम्माम में सब एक जैसे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।